प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीईओ's डेडली लव। इस कहानी को लिखा है लेखिका ऋषिका सिंह ने और अपनी आवाज दी है रागिनी ने। एक बड़ी सी आसमान को छूती इमारत के टेरेस पर इस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी। हल्की सी रोशनी और दिलकश म्यूजिक ने वहाँ के माहौल को कुछ अलग ही रंग में रंग दिया था। उस लाइट म्यूजिक में वहाँ मौजूद एक लड़के के ठीक सामने सोफे पर बैठी लड़की की धड़कनें तेज रफ्तार में चल रही थी। वो लड़का सिगार की कश भरते हुए अपने बाएं हाथ में पकड़ी गन को बार बार घुमा रहा था। डार्क नीली आंखें जो एकदम ठंडी थी, लंबी पतली नाक, शार्प जॉलाइन, पतले लाल होठ और उस पर उसका बेहद रौबदार और डार्क ऑरा जो किसी भी इंसान के अंदर उसके लिए डर को बड़ी ही आसानी से पैदा कर सकता था। वहीं उसके सामने बैठी लड़की किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। बिजनेस सूट पहने इस लड़की की खूबसूरती देखते ही बनती थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उस लड़के के सामने बढ़ाते हुए कहा, डील मंजूर? अगर आपकी हाँ है तो जल्दी से अपने साइन कर दो। लड़के ने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा और फिर बेरुखी के साथ कहा, पहले भी कह चुका हूँ, आपके बिजनेस डील में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बार लड़की के होठों पर कातिल मुस्कुराहट आ गई थी। वो सोफे से उठी और देखते ही देखते उसने अपने ब्लेजर को उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर अपनी शर्ट की कुछ बटन खोलकर उस लड़के की आंखों में शरारत के साथ देखकर पूछा, अब भी नहीं? लड़के ने उस लड़की को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। लड़की के होठों पर मुस्कुराहट थी। लड़के ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कान में कहा, अब भी नहीं? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, इस डील के लिए आखिर तुम किस हद तक जा सकती हो? अगले ही पल उस लड़की ने लड़के के और करीब आते हुए धीरे धीरे अपनी शर्ट के बाकी के बटन्स खोल दिए और लड़के को किस करना शुरू किया। लड़की की सांसों में लड़के के महंगे परफ्यूम की खुशबू घुल रही थी। इससे पहले कि वो अपने आप पर काबू खो देती, उस लड़के ने कसकर उसके रेशमी बालों को अपने एक हाथ में जकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी वाकई में बहुत डरावनी थी। उसने हंसना बंद करते हुए तीखी नजरें उस लड़की के चेहरे पर डालते हुए कहा, आतिश राणावत को बहका सके ऐसी कोई लड़की आज तक इस दुनिया में बनी ही नहीं है। मेरे साथ बिजनेस की डील तो दूर, दोबारा कभी मेरे सामने आने की गलती मत करना। ये सुनते ही उस लड़की ने आतिश के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर धीरे से अपने नाखून चुभोने लगी। आतिश राणावत ने मुस्कुराकर जब उसकी तरफ देखा तो लड़की को लगा कि आतिश उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे रहा था और इसलिए उसने अपने चेहरे को जैसे ही आतिश के चेहरे के करीब लाया, आतिश ने लड़की को झटक कर छोड़ दिया जिससे वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आवाज सुनकर टेरेस के बाहर की तरफ खड़ा एक आदमी भागते हुए वहां पर आ पहुंचा और उसने अपनी कमर में छिपाकर रखी हुई गन को बाहर निकालकर आतिश की तरफ पॉइंट कर दिया। लड़की ने दर्द में कराहते हुए कहा, समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये डील तो तुम्हें साइन करनी ही होगी, चाहे जिंदा या फिर मरने के बाद। लड़की की बात सुनते ही आतिश की हंसी फिर से वहां पर गूंज उठी। उसने अपनी लाल लाल आंखों से एक नजर उस लड़की की तरफ देखा जो अभी जमीन पर गिरी हुई थी और फिर हंसते हुए सामने खड़े आदमी से कहा, आतिश राणावत पर बंदूक तानी है तुमने, इसका नतीजा जानते हो? उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। हवा को चीरते हुए गोली चली और एक ही पल में वो आदमी ढेर हो गया। इससे पहले कि वो आतिश को अपनी गोली का शिकार बनाता, उसके पीछे खड़े आतिश के दोस्त अरसद ने उसे गोली मार दी। वो लड़की आंखें फाड़ फाड़ कर ये नजारा देख रही थी। खून के छींटों से लड़की का चेहरा लाल हो चुका था। अभी आतिश अपनी जगह से उठा और उस लड़की के एकदम करीब आकर उसको गर्दन से पकड़ते हुए बोला, ये मौत के खेल में रोज खेलता हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और दोबारा अगर इस शहर में कभी दिखाई दी ना तो समझ लेना कि आतिश राणावत तुम्हारा क्या हश्र करेगा। ये कहकर आतिश ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वो लड़की डरी और सहमी सी वहां से चुपचाप चली गई। तभी अरसद आतिश के पास आते हुए बोला, चलना यार, नीचे बार में बैठते हैं, अब विस्की तेरे इस गुस्से को ठंडा कर सकती है। इसके बाद अरसद ने अपने आदमियों को सब कुछ ठिकाने पे लगाने का इशारा किया और फिर आतिश के साथ टेरेस से नीचे होटल के क्लब एरिया में आ पहुंचा। अरसद ठाकुर एक लंबे समय से आतिश के साथ था और एक वही था जो आतिश को बखूबी जानता था। दोनों नीचे क्लब में आए लेकिन वहां शोर शराबा मचा हुआ था। अरसद शोर की वजह से इरिटेट हो रहे आतिश को देख रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आतिश राणावत को तेज आवाज और शोर शराबा कतई पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो आतिश के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। इस वक्त भी उसका चेहरा धीरे धीरे डार्क होता जा रहा था, जिसे देखकर अरसद ने जल्दी से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा देख कर आता हूँ आखिर मामला क्या है। वो इसके आगे कुछ बोल पाता उसके पहले ही आतिश अपने लंबे पैर जमीन पर रख चुका था। उसने अपने चेहरे को वापस से कठोर करते हुए इरिटेशन के भाव छुपाए और अपने अरमानी के सूट के बटन को बंद कर लिया और उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, ठीक है। जैसे ही आतिश ने क्लब में एंटर किया, उसने देखा कि ठीक सामने बड़ी सी जगह में बने हुए उस बार काउंटर पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने डार्क ग्रीन कलर की घुटनों तक आती हुई नेट की फ्रॉक पहन रखी थी जिसमें उसका गोरा रंग और भी ज्यादा फब रहा था। उसके लंबे बाल खुले होने की वजह से उसके चेहरे को ढक रहे थे। इसकी वजह से अरसद और आतिश को उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा। उसके हाथों में वाइन की एक बोतल थी जिसे वो बार बार हिला रही थी। उस लड़की ने अपने सर को झटके से ऊपर की तरफ उठाया तो उसके लंबे और शाइनी सिल्की बाल उसके चेहरे से हट गए। हल्की ओशन ब्लू कलर की आंखें, मोटे उभरे होठ, गोरा रंग जो शायद ड्रिंक की वजह से लाल हो गया था, लंबी छोटी नाक, उस पर वो छोटा सा गोल चेहरा और भरा हुआ बदन, वाकई में वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी वो झलकती मासूमियत सच में किसी परी से कहीं ज्यादा खूबसूरत होने का दावा कर रही थी।
लेकिन तभी अरशद की नजर अचानक से उस खूबसूरत लड़की के बाजू में बैठी दूसरी लड़की पर गई और उसका चेहरा देखकर अरशद की आंखें हैरानी से फटी रह गई। उसके मुंह से निकला, ये यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड! और लगता है इसने ड्रिंक भी कर रखी है। अब आतिश को कौन संभालेगा? अगर उसने इसे देख लिया तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। एक तो वैसे ही आज उसका मूड खराब है और प्लीज हेल्प मी गॉड। अरशद ये बोल ही रहा था कि तभी आतिश की नजर उस लड़की पर चली गई जिसके बारे में अरशद सोच रहा था। आतिश की आंखों में अचानक गुस्सा भर आया और वो तेजी से उसकी तरफ चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि आतिश उन लड़कियों के करीब पहुंचता, वो दोनों वहां से निकल चुकी थी। क्लब से बाहर आकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थी कि आतिश राणावत की गाड़ियां भी उनके पीछे लग चुकी थी। कुछ ही देर में कार चला रही लड़की की नजर जैसे ही आतिश की कार पर पड़ी तो उसने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन आतिश से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। दोनों में एक रेस लग चुकी थी और कुछ ही देर में आतिश की कार उस लड़की की कार से आगे आ गई। उस लड़की ने एक मौका पाते ही तेजी से अपनी कार को आतिश की कार के आगे ले जाकर जोरदार ब्रेक लगाया। उसके इस अचानक से किए गए एक्शन से आतिश की कार संभल नहीं पाई और वो अपनी कार को गोल गोल घुमाते हुए रोड के किनारे पर जाकर बड़ी मुश्किल से रुका। लड़की की इस हरकत से आतिश बौखला सा गया था। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट निकाली और कार से बाहर आया, लेकिन तब तक उस लड़की ने अपना पैर एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से दबा लिया था। आतिश अपनी जलती हुई आंखों से उसे गुस्से में जाते हुए देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर पिच गई थी। आखिर क्यों कर रहा था आतिश उन लड़कियों का पीछा? कौन थी वो लड़की जिसने आतिश की नजरों को कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश रानावत एक मर्डर करता है। आतिश अपने होटल के क्लब में एक लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। अब आगे। आतिश ने उस लड़की का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे चकमा देकर निकल गई। आतिश के चेहरे पर गुस्सा और उसकी जलती हुई आंखों को देखकर अरशद ने कहा, इस शहर में ऐसा भी कोई है जो आतिश राणावत से पंगा ले सके, और वो भी एक लड़की? कमाल हो गया भाई। अरशद की बातें सुनकर आतिश ने उसे घूर कर देखा और अपनी कार स्टार्ट कर दी। इसके साथ उनकी भी गाड़ियां हवाओं से गुफ्तगू करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर के बाद जब आतिश रानावत मेंशन में पहुंचा तो गार्ड ने दरवाजा खोला। घर के सब लोग सो चुके थे। आतिश ने सर्वेंट्स को लाइट्स ऑन करने से मना कर दिया था ताकि किसी की नींद खराब ना हो और दबे पैर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि आतिश अपने कमरे की लाइट्स ऑन करता, अचानक से एक लड़की से टकरा गया। उसके रेशमी बाल आतिश के चेहरे को छू रहे थे और उसके रोज परफ्यूम की स्मेल आतिश की सांसों में घुल रही थी। लड़की का बैलेंस बिगड़ने से बचाने के लिए आतिश ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को थाम लिया था और लड़की के हाथ आतिश के गले में थे। दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं कहा था, लेकिन रात की उस खामोशी में दोनों के दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। लड़की ने बिना कुछ कहे आतिश की मजबूत बाहों से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन आतिश ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर झटके से खुद के करीब खींच लिया। लड़की ने धीरे से कहा, प्लीज लीव मी। कौन है आप? आतिश ने उसके कानों में धीरे से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आतिश की भारी सांसों को महसूस करके उस लड़की ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, रूहानी, रूहानी सिंघानिया। नो प्लीज लीव मी। इससे पहले कि आतिश की उंगलियां कमरे के लाइट के स्विच पर जाती और वो रूहानी के चेहरे को देख पाता, उसने अपने आप को आतिश की बाहों से छुड़ाया और वहां से भागते हुए निकल गई। रूहानी वही लड़की थी जिसे आतिश ने कुछ समय पहले क्लब में अपनी बहन पलक के साथ देखा था। पलक के नशे में होने की वजह से रूहानी उसे घर छोड़ने आई थी, लेकिन तभी अचानक पलक की माँ ऐश्वर्या जी से खुद को छिपाते हुए वो गलती से आतिश के कमरे में आ गई थी। कुछ देर के बाद रूहानी की कार सिंघानिया मेंशन के बैकयार्ड में आकर रुकी, जहाँ से उसके रूम की बालकनी थी। उसने जल्दी से अपनी कार को वहीं पर पार्क किया और फिर तुरंत बालकनी के नीचे अंधेरे में छुपी हुई एक लोहे की सीढ़ी को बाहर निकाला और उसके सहारे अपने कमरे में पहुंच गई। बिना ज्यादा सोचे वो भी अपने सपनों की दुनिया में खो गई थी, जहाँ पर सिर्फ रूहानी थी और उसके कुछ सपने थे, लेकिन इस बात से अनजान कि आने वाली सुबह और जिंदगी दोनों ने ही उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में जैसे जंग का मैदान चढ़ा था। पिछले 2 घंटों से पूरे मेंशन में बस यही खबर फैली हुई थी कि बीती रात रूहानी 1 बजे घर आई थी। इसकी वजह से उसके मॉम और डैड दोनों ही गुस्से से आग बबूला हुए बैठे थे और उसके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। ये खबर फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद रूहानी की बड़ी बहन शनाया सिंघानिया थी। जैसे ही रूहानी जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते हुए मेंशन से बाहर जाने वाली थी, वैसे ही एक जोरदार और भारी आवाज ने उसके कदमों को वहीं का वहीं रोक दिया। रूहानी, कल रात किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी तुम? आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की थी, जो इस वक्त बिजनेस सूट पहनकर बैठे बस एक टक उसे घूर रहे थे। ओ रियली डैड? आपको लगता है कि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है? वो क्या है ना कि मुझसे पहले ही यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये खबरें आप तक पहुंचाने में माहिर हैं। तो वही जवाब जानते हुए भी बार बार सुनने से क्या फायदा मिलेगा? और वैसे भी मैं जहाँ जाऊँ जो करूँ, आपसे क्या मतलब? आज तक आपने कभी मुझे ये बताया है या फिर ये कहा है कि बेटा आज ऑफिस के काम की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरा वेट मत करना? नहीं ना। तो फिर अब आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? और अगर इतना ही शौक चढ़ा हुआ है ना किसी दूसरे के पर्सनल मैटर में बोलने का, तो अपनी बड़ी बेटी के बारे में बोलिए, जो मेरे मुकाबले हर रात, ओह सॉरी, आई मीन सुबह के 5 बजे घर आई थी।
जस्ट लुक एट हर डैड। रूहानी इससे आगे कुछ और बोलती उसके पहले ही उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। तुम्हें अपनी बड़ी बहन से बात करने की तमीज भी नहीं मालूम। अरे कम से कम मुझसे नहीं तो अपनी बड़ी बहन से ही सीख लेती कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मनमानी करनी है ना। और जब हम तुम्हें कुछ कहते हैं तो सारा दोष तुम हमें देती हो। खुद न जाने क्या क्या करती हो और कहाँ कहाँ घूमती रहती हो। बाद में पूछने पर अपनी बड़ी बहन पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। अपनी माँ की ऐसी बातों को सुनकर रूहानी का दिल छलनी हो गया था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही कैद कर लिया था। और फिर उनकी तरफ देखकर आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, प्यार के नाम पर आप दोनों की डांट, दुत्कार और ये घटिया बातें। लेकिन अब और नहीं, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। जो मुझे समझ में आएगा ना वो करूंगी। एक बार फिर से रूहानी के गालों पर पड़े थप्पड़ ने उसके शब्दों और उसकी बातों को वहीं पर रोक दिया। और इस बार ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके डैड महेश सिंघानिया थे, जो अपनी पत्नी रवीना सिंघानिया और बेटी शनाया सिंघानिया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जब रूहानी ने अपनी आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उसे वापस थप्पड़ लगाते हुए कहा, क्या गलत कहा तुम्हारी माँ ने? हाँ, मैंने तो कभी शनाया को देर रात आते नहीं देखा। और अगर वो आ भी गई तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हो चुका। आज के बाद तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में रखकर अपने परिवार और खानदान की बेइज्जती और बदनामी नहीं सह सकता। जब घर छोड़ने वाली बात रूहानी ने सुनी तो उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जलती हुई आंखों से अपने मॉम और डैड की तरफ घूर कर देखा और कहा, ठीक है, जब फाइनली घर छोड़ने की बात आ ही गई है तो आप मुझे घर से क्यों निकालेंगे? बल्कि मैं खुद आज इस घर को छोड़कर यहाँ से जा रही। इतना कहकर रूहानी दरवाजे की तरफ मुड़ी और वहां से बाहर निकल गई। उसने किसी को एक शब्द भी कहने का मौका नहीं दिया। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मेरे अपने ही मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते। इस घर में कोई नहीं है मेरा, और अब मेरा यहाँ रहना बेकार है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसी के साथ रूहानी ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन वही मेंशन के अंदर का माहौल तो कुछ अलग ही था। इस वक्त रवीना सिंघानिया अपने पति महेश सिंघानिया पर भड़कते हुए कह रही थी, अगर आपकी बेटी रूहानी इस घर से चली गई तो हमारे प्लान का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? अगर उसे सच पता चल गया तो बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या जरूरत थी आपको उसे घर से निकालने की बात कहने की? उसके जाने से हमारे साथ क्या हो सकता है आप अच्छी तरह जानते हैं ना। आखिर क्यों रूहानी से नफरत करते हैं उसके अपने ही परिवार वाले? आखिर क्या है प्लान रूहानी की माँ का? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। रूहानी की अपने मॉम डैड से बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर रानावत मेंशन में रहने के लिए चली जाती है। अब आगे। अगली सुबह जब आतिश अपने कमरे से निकलकर मेंशन के हॉल में आया तो देखा कि वहां पर सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। आतिश ने सीधे जाकर अपने दादाजी के पैर छुए। सामने खड़े अपने पोते को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एक बार ध्यान से अपनी पैनी नजर गड़ाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तो आज पूरे 9 महीने के बाद लंदन से अपने इस घर और घर में रहने वालों की याद आ ही गई, जो आप हमसे मिलने आए। वरना तो भगवान ही जाने आपके दर्शन हमें नसीब होते भी या नहीं। आतिश सीधा जाकर अपनी माँ के बाजू में बैठ गया और वहीं अरसद सीधा जाकर वीरेंद्र जी और विभाजी के बीच में बैठ गया। वीरेंद्र जी विभाजी आतिश के चाचा चाची थे। जब सब लोग बात कर रहे थे उस वक्त आतिश अपने चिर परिचित अंदाज में बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था। कुछ ही देर के बाद आतिश ने अपने सवालों की छड़ी घुमाई। घर के बाकी के बच्चे कहाँ हैं? कहीं मेरे मना करने के बावजूद फिर से ट्रिप पर तो नहीं चले गए? दादाजी ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ, वैसे वो बेचारे तो जा नहीं रहे थे, लेकिन उनके दोस्त नहीं माने और सब दोस्त उन्हें लेकर चले गए। हमने तो बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन अब दोस्तों के आगे बेचारे मजबूर हो गए थे, मजबूरी में जाना पड़ा। आतिश ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही रूहानी की आवाज वहां पर गूंज गई। दादाजी ने बाहर से आती हुई आवाज को सुनकर खुश होते हुए कहा, चलो भाई, आ गई हमारे दिल की रौनक इस मेंशन को फिर से घर बनाने के लिए। रूहानी मेन डोर से होते हुए ब्लू कलर के अनारकली सूट को पहने अपने बालों को खुला छोड़ते हुए स्पीड से दौड़ती हुई अंदर आई, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा जाकर आतिश के बगल में बची हुई थोड़ी सी जगह में पीछे की ओर सोफे पर गिर गई। उसका एक पैर लगभग पूरा का पूरा आतिश के पैरों पर था और दूसरा पैर सोफे के बीच में बनी हुई जगह में फंस गया था। वो आधा आतिश की गोद में बैठी थी और आधा सोफे पर, लेकिन वहीं बाकी के घर वालों की तो सांसें हलक में अटकी हुई थी। आतिश ने रूहानी के चेहरे को गौर से देखा और अगले ही पल उसे याद आया कि ये वही लड़की थी जो बीती रात उसे होटल के क्लब में पलक के साथ दिखाई दी थी। रूहानी आतिश के बेहद करीब थी, जिसकी वजह से आतिश उसके रोज परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर पा रहा था। आतिश को ये समझते हुए एक पल की भी देर नहीं लगी कि कल रात को उसके कमरे में रूहानी ही उसे टकराई थी। आतिश और रूहानी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रूहानी ने हड़बड़ाकर आतिश की गोद से उठने की कोशिश की। उसके उठते ही आतिश ने एक लंबी और गहरी सांस ली और वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि जिस पोजीशन में रूहानी उसकी गोद में बैठी थी, ना चाहते हुए भी उसने आतिश के अंदर गर्मी पैदा कर दी थी, जो आज तक कभी कोई खूबसूरत सी लड़की नहीं कर पाई थी। उसके सोए हुए अरमान सिर्फ रूहानी के उसके पैरों पर गलती से बैठने से पूरी तरह से तो नहीं जागे थे, लेकिन हाँ, एक चिंगारी जरूर लग गई थी।
वहीं रूहानी खुद को नॉर्मल करने के लिए इधर उधर देख रही थी। उसी वक्त सीढ़ियों के पास खड़ा आतिश, जो अपना फोन लेने के लिए वापस से नीचे आया था, एक टक अरसद को अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगा। उसी वक्त पलक अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई। आतिश ने अपनी आंखों को पलक की तरफ घुमाते हुए उसे अपने सामने खड़े होने का इशारा किया। पलक के माथे पर डर की वजह से पसीना उभरने लगा था, जो सिर्फ वही महसूस कर पा रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि घर के सभी बच्चे आतिश से बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि जिस ढंग से वो रहता था, जैसा उसका ऑरा था, कोई भी इंसान उसकी नजरों में ना ही आना पसंद करेगा। पलक भी डरते हुए चुपचाप किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आतिश लगभग 5 मिनट तक बस पलक को घूरे जा रहा था, जो हर बीतते पल के साथ डर की वजह से खुद में ही सिमटती जा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा डार्क हो गया था। उसने तुरंत अपनी जलती हुई आंखों से रूहानी की तरफ देखा, तो वो उसे पहली बार ऐसे देखकर कांप गई। आतिश ने दहाड़ती हुई आवाज में पलक से पूछा, कल रात होटल के क्लब में तुम इस लड़की के साथ ड्रिंक कर रही थी, क्यों? जवाब दो पलक, बोलो। आतिश की चिल्लाने की आवाज सुनकर तो जैसे पलक और रूहानी की सांसें गले में ही अटक कर रह गई थी। रूहानी को अब आतिश से बहुत डर लगने लगा था। पहले तो उसके हैंडसम से डार्क चेहरे को देखकर, और फिर उसकी आवाज और उसके बिहेवियर को देखकर। उसने जब देखा कि उसकी वजह से पलक को डांट पड़ गई है, तो वो कुछ बोलने के लिए खड़ी होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पलक ने कहा, आई एम सॉरी, वो मैंने तो बस बस पानी पिया था। आई डोंट नो मेरी मेरी ड्रिंक एक्सचेंज कैसे हो गई। उसकी बात पर आतिश मुस्कुराने लगा और फिर रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, जिन लोगों के साथ तुम आजकल हैंग आउट कर रही हो ना, ऐसा होना जाहिर है, लेकिन आगे से अगर ऐसा हुआ तो तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर आतिश अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगा और उसने अरसद को अपने साथ आने का इशारा किया। कमरे में आकर आतिश ने अपनी बड़ी सी चेयर पर आराम से बैठते हुए अपने सामने खड़े असिस्टेंट देवा को देखकर पूछा, मैंने जो कहा था वो अभी तक हुआ या नहीं? देवा ने लगभग कांपते हुए जवाब दिया, जी, रूहानी सिंघानिया मुंबई के जाने माने वकील महेश सिंघानिया की बेटी है, लेकिन उसके घर में उसके साथ नौकरों के जैसा बर्ताव होता है। घर की बड़ी बेटी शनाया का जो भी काम होता है वो सब रूहानी से करवाया जाता है। कहने को बेटी है, लेकिन हालत नौकरों से भी बदतर है उसकी। मालूम नहीं वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। देवा की बात सुनकर अरसद हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और आतिश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के अंदर कोई बड़ा तूफान चल रहा था। अरसद ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? देवा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले भी जब रूहानी उनकी किसी बात को मना कर देती थी तो उसे मारा जाता था और फिर उस हालत में उससे काम भी करवाए जाते थे। लेकिन जब रूहानी कॉलेज में आई तो उसकी मुलाकात पलक से हुई। रूहानी और पलक की दोस्ती हुई और रूहानी के बिहेवियर में अंतर आने लगा। वो अब अपनी मॉम डैड के मारने पर भी सारे काम नहीं करती जो वो उसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम घर से बाहर ही बिताती है पलक के साथ। लेकिन एक बात ऐसी है सर, जिसे हम बहुत कोशिशों के बाद भी पता नहीं कर पा रहे, और शायद इस बात के दूसरे पहलू को आपके दादा सा जानते हैं। देवा के ऐसा कहने पर आतिश और अरसद दोनों ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा, तो देवा ने उन्हें आगे की बात बताते हुए कहा, जब वो 13 साल की थी ना, तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर दादाजी और आपके पापा भी मौजूद थे। उन्होंने रूहानी को बचाने की कोशिश की थी, और अब वो किसी भी कीमत पर रूहानी को कहीं दूर भेजना चाहते हैं। रूहानी के बारे में ये सारी बातें सुनते ही आतिश के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वहीं अरसद को भी इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने जब आतिश की तरफ देखा तो उसके मुंह से निकला, रूहानी को भले ही हम ना जानते हो, लेकिन उसका हमारे परिवार से और हमसे कोई तो कनेक्शन है। तभी तो खुद दादा सा और वीरेंद्र अंकल ही नहीं, बल्कि विजेंद्र अंकल भी रूहानी को बचा रहे हैं। आतिश ने कुछ सोचते हुए कहा, लगता है इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है, जिसे हमें सुलझाना ही होगा। आतिश को गुस्से से आग की तरह जलता देख अरसद ने उसे एक और ऐसी न्यूज सुनाई, जिसे सुनकर आतिश का गुस्सा अपने काबू में नहीं रहा, क्योंकि ये एक खबर आतिश की आने वाली पूरी जिंदगी को बदल कर रखने वाली थी। उसने सामने रखे पानी के गिलास को जमीन पर फेंक दिया। पूरे कमरे में कांच ही कांच बिखर गया था। आखिर कौन थी रूहानी? क्या रिश्ता था उसका रानावत परिवार से? और ऐसी क्या न्यूज अरसद ने सुनाई थी, जिसे सुनकर आतिश का गुस्सा बेकाबू हो चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश रूहानी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहता है। अरसद आतिश को कोई खबर सुनाने की बात करता है, जिसे सुनकर आतिश का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। अब आगे। अरसद ने आतिश को वो खबर सुनाते हुए कहा, वो क्या है ना, रूहानी की जो बहन है ना, शनाया सिंघानिया, उससे तुम्हारी शादी की बात पक्की हो चुकी है। तुम्हारे दादाजी ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का किया है, और ये बात अभी तक सिर्फ फैमिली के बीच में ही है। ना रूहानी को इसके बारे में कुछ पता है और ना ही किसी और को। अभी तक रवीना सिंघानिया, महेश सिंघानिया और हमारे दादाजी के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। ये सुनते ही आतिश गुस्से से भड़क उठा। व्हाट द हेल! मुझसे बिना पूछे उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया?
और मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये पूरा परिवार मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं? आई हेट गर्ल्स। मुझे लड़कियों से नफरत है जो किसी भी सस्ते सामान की तरह पैसों के लिए बिकने को तैयार हो जाती है। उसकी बात सुनकर देवा ने अपना सिर निराशा में हिलाया और सीधा वहां से निकल गया। उसके जाते ही अरसद भी खड़ा हो गया और फिर सोने के लिए सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं उन दोनों के स्टडी रूम से चले जाने के बाद आतिश किसी गहरी सोच में डूब गया, जैसे वो कुछ ऐसा सोच रहा हो जो किसी न किसी इंसान की जिंदगी को बर्बाद या फिर आबाद ही करके छोड़ने वाला था। कुछ देर तक वैसे ही किसी गहरी सोच में डूबे रहने के बाद आतिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी कोई शैतानी या डेविल वाली नहीं, वो उसकी खुद की रियल स्माइल थी, जो इस बात का सबूत थी कि अब आगे जो भी होगा किसी की जिंदगी में होगा वो सब कुछ आतिश की मर्जी से होगा। अब इस गेम का गेम चेंजर सिर्फ और सिर्फ आतिश ही रहने वाला था। शाम के 7 बजे घर के सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए और लगातार सबके सब आतिश को देखे जा रहे थे, जो इस वक्त अपने पैरों पर लैपटॉप रखकर नॉन स्टॉप उस पर अपनी उंगलियां चला रहा था। सब लोगों को देखकर ये लग रहा था कि जरूर वो कोई ऐसी बात आतिश से कहना चाहते हैं और शायद ये भी जानते हैं कि जो बात वो कहने वाले हैं उसकी वजह से कहीं आतिश भड़क ना जाए। वो अब भी उसकी तरफ एकटक देख रहे थे। तभी सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहाँ से पलक दौड़ते हुए अंदर की तरफ आ रही थी और उसके ठीक पीछे रूहानी। तभी वहां पर शांता काकी, जो घर की केयर टेकर थी, आई और उन्होंने रूहानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रूहानी बिटिया, आज का डिनर आप बनाएंगी ना? उनकी इस बात पर ऐश्वर्या जी और विभाजी मुस्कुरा उठी और वीरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, हाँ काकी, अच्छा है कि खाना रूहानी ही बनाए, उसके हाथ का खाना हमें वैसे भी बहुत पसंद है। उनकी इस बात पर विभाजी ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि हम जो खाना बनाते हैं वो बेस्वाद रहता है? उनकी इस बात पर वीरेंद्र जी ने मासूमियत से अपना सर नामे हिला दिया। रूहानी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, चलिए काकी, आज का डिनर तो हम ही बनाएंगे और आपको भी किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारा काम देख लेंगे, आप बस यहाँ पर आराम से बैठिए। लगभग 40 मिनट के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी सर्वेंट्स के साथ खाना लेकर बाहर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए बिना किसी सर्वेंट की मदद के खुद ही सबको अपने हाथों से डिनर सर्व किया। लेकिन अरसद को सर्व करने के बाद वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई, जिसे देखकर जब अरसद ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसको जोर से हंसी आई, लेकिन फिर भी वो बस मुस्कुरा कर रह गया। रूहानी इस वक्त बहुत डरी सहमी सी खड़ी एक टक अपने पैरों को देखकर ये सोच रही थी कि वो आगे आकर आतिश के पास डिनर सर्व करने जाए या फिर नहीं। उसका चेहरा डर के मारे लाल होता जा रहा था और उसके हाथ पैर दोनों ही कांप रहे थे, जिसे अपनी तिरछी निगाहों से घर के सब लोग देख रहे थे। रूहानी इस वक्त ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर आगे कुआं था और पीछे खाई, क्योंकि उसके पास इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आतिश के सामने भी जा पाए। और दूसरी ये बात कि अगर उसके पास गई भी तो जरूर उससे कोई ना कोई गलती होने ही वाली थी। उसके चेहरे को डर से लाल होता देखकर और उसके हाथ पैरों को कांपते हुए देख अरसद, जो अभी तक अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ दादाजी की भी हंसी छूट गई, लेकिन वहीं आतिश का चेहरा अब भी एक्सप्रेशनलेस था और वो इस वक्त अपने फोन में बिजी था। तभी आतिश ने रूहानी से कहा, क्या हुआ रूहानी, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? ओहो रूहानी, तुम इस जल्लाद से इतना क्यों डर रही हो? वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। जाओ जाकर डिनर सर्व करो। वैसे भी मेरे यहाँ रहते ना, तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अरसद की इस बात पर आतिश ने अपनी आंखें उठाकर पहले उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर रूहानी की तरफ, जिसे देखकर वो जल्दी से अपना सिर इधर उधर घुमाने लगी। उसको इस तरह करते देखकर आतिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने अगले ही पल छुपा लिया। लेकिन शायद ये मुस्कुराहट अरसद से नहीं बच पाई थी। उसने अपनी तिरछी नजरों से उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस किया था। अगले ही पल अरसद ने कहा, रूहानी, जाओ खाना सर्व कर दो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा बच्चे, मैं हूं ना। अरसद ने अब प्यार से रूहानी के सर को सहलाते हुए उसके कान में कहा तो रूहानी की आंखें थोड़ी सी नम हो गई। आज पहली बार किसी ने उससे इतनी प्यार से बात की थी। रूहानी ने अपने कदम आतिश की तरफ बढ़ा दिए और फिर उसके पास जाकर कांपते हाथों से रूहानी बड़बड़ाते हुए खाना सर्व करने लगी। किसी तरह अपने कांपते हुए हाथों से रूहानी ने उसको खाना सर्व किया और फिर तुरंत वहां से पलक की तरफ भाग गई, जिसे देखकर ऐश्वर्या जी मुंह दबाकर हंसने लगी। हालांकि ये सब लोग जानते थे कि रूहानी का बिहेवियर जैसा है वो वैसी ही है और उसका आतिश से डरना तो लाजमी था, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो उससे इतना ज्यादा डरने लगेगी, जबकि आतिश ने अभी तक उसे कुछ कहा भी नहीं था। जैसे ही खाने का एक निवाला आतिश के मुंह में गया, उसकी नजरें अपने आप रूहानी की तरफ चली गई, जो इस वक्त पलक के पास बड़े बॉल में खीर निकाल रही थी। उसकी वो बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थी और उसका चेहरा झूमर की लाइट से और भी ज्यादा चमक रहा था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी का पैर उसके पैरों पर रखा हुआ है। तब उसने गुस्से में अपनी तीखी नजरों से घूरकर अपने बाजू में बैठे अरसद को देखा, जो इस वक्त मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपना डिनर करके डाइनिंग टेबल से उठकर हॉल में चले गए। तब सिर्फ वहां पर रूहानी, अरसद और आतिश ही रह गए थे, क्योंकि अब भी वो दोनों बिजनेस से जुड़ी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनका डिनर खत्म हो गया और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 9:30 बजे आतिश जब अपनी दादा दादी से मिलने या उनसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो उसके कानों में ऐश्वर्या जी के कमरे से उनके हंसने की आवाज आई, जिससे उसके कदम अपने आप ही अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे के बाहर आया, अंदर का नजारा देखकर वो वहीं पर रुक गया, क्योंकि इस वक्त रूहानी बेड पर बैठी ऐश्वर्या जी के बालों में ऑयल मसाज कर रही थी, जिसे बाहर दरवाजे के पास खड़ा आतिश साफ साफ देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त सिर्फ अपनी माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे पर थी, जिस पर आज पूरे 2 साल के बाद स्माइल आई थी।
कुछ देर के बाद रूहानी जैसे ही ऐश्वर्या जी के कमरे से बाहर निकली, सामने खड़ी परछाई को देखकर उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया और वो वहीं की वहीं जम सी गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां से जाने के लिए उसने अपने कदम भी बढ़ाए, लेकिन इससे पहले ही किसी के मजबूत हाथों ने उसकी पतली कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या शनाया से शादी करने के लिए तैयार होगा आतिश? कौन था जिसने रूहानी को अपनी बाहों में कैद कर लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश रूहानी को अपनी मां के साथ देखकर खुश होता है। आतिश को पता चलता है कि उसकी शादी शनाया सिंघानिया के साथ फिक्स कर दी गई है। अब आगे। ऐश्वर्या जी के कमरे से बाहर निकलती हुई रूहानी अचानक से जब अंधेरे में किसी से टकरा गई तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या था। अचानक इतना सब कुछ हो जाने की वजह से रूहानी अपने आप को संभाल नहीं पाई थी और 2 बार घूमते हुए जाकर उस इंसान के सीने से लग गई। रूहानी इस वक्त डरी सहमी सी आतिश के सीने से चिपकी हुई थी और आतिश उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था। वो शायद खुद भी नहीं जानता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। उसे तो शायद इस वक्त वो सुकून चाहिए था जो रूहानी को उसके सीने से लगे रहने पर मिल रहा था, और रूहानी का उससे डरना आतिश को कुछ ज्यादा ही मजा दे रहा था। आतिश ने तेज आवाज में पूछा, रात के वक्त तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? आतिश की कठोर और भारी ठंडी आवाज अपने कानों के पास सुनकर रूहानी एकदम से डर की वजह से कांपने लगी। उसकी बॉडी में अपनी आवाज और मौजूदगी से हो रहे रिएक्शन को देखकर आतिश को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से वो अपने चेहरे पर दिखा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा पूरा एक्सप्रेशनलेस था। रूहानी डर की वजह से जल्दी से उसकी बाहों से खुद को आजाद करते हुए 4 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई। उसने अपना सर नीचे जमीन में गड़ाते हुए कांपती सी आवाज में कहा, मैं तो बस सोने के लिए जा रही थी, लेकिन तब आप मुझसे टकरा गए। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर आतिश को बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए उसने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, मैं तुमसे टकराया हूँ? उसकी इस बात पर रूहानी ने जल्दी से अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये मेरी गलती थी। मैं खुद आपसे टकराई थी। आई एम सॉरी। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है ना। इतना कहकर रूहानी बिना एक पल गंवाए सीधा वहां से भागते हुए निकल गई। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे कोई खुला सांड उसके पीछे पड़ा हुआ हो, जिसे देखकर आतिश ने अपने सर को हल्का सा ना में हिलाया और वो भी वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जो ठीक रूहानी के एक कमरे के आगे था। वो जैसे ही अंदर आया उसके पैंट के पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। उसने बिना फोन को देखे ही अपने कान के पास ले जाकर लगा दिया। सामने से एक आवाज आई, बॉस, काम हो गया है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। और हाँ, वो दूसरा आदमी मिल गया है। उस तरफ से आती किसी लड़की की आवाज सुनकर आतिश के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सिर्फ 2 टूक जवाब देते हुए कहा, गुड, और इसी के साथ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगली सुबह 8 बजे त्वरिया जी की वो मधुर आवाज पूरे घर को जैसे एक शांति और सुकून दे रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो मंदिर से बाहर आई तो सबको आरती और प्रसाद देते हुए गीता से बोली, गीता, जाओ, जाकर अपनी पलक दीदी और रूहानी दीदी को नाश्ते के लिए बुला लाओ। रोज तो वो लोग आ जाती थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों दोनों लेट कर रही है, जबकि आज ना तो कोई हॉलीडे है और ना ही संडे। उनकी इस बात पर अरशद, जो अभी अभी जॉगिंग करके वापस लौटा था और सोफे पर आधा बैठा और आधा लेटा हुआ था, अपने सामने बैठे आतिश को ब्लैक कॉफी पीते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, न जाने कैसे ये आदमी इतनी बेस्वाद कॉफी पी सकता है। वैसे इसकी तो पूरी जिंदगी बेस्वाद है, ना खाने का कोई सेंस है और ना ही मस्ती का। जब देखो तब ऐसा ही मुंह बनाए रखता है जैसे इसकी लैला हमेशा के लिए रांझा के पास चली गई। उसकी इस बात पर उसके बाजू में बैठे वीरेंद्र जी ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, वो लैला मजनू और हीर रांझा होता है, कम से कम उनकी सेटिंग तो सही रहने दे। और अगर लैला मजनू से भागेगी तो किसके पास जाएगी? समझ आया? इसके पहले कि अरशद कुछ कहता, उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने वीरेंद्र जी की तरफ देखकर धीरे से कहा, लो, हो गया काम। और इतना कहकर वो दोनों ही अपने चेहरे के उड़े हुए रंग को लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां से इस वक्त कूदते फांदते 3 लोग बड़े ही खुशी खुशी घर के अंदर की तरफ आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो तीनों हॉल के बीचों बीच पहुंचे, वैसे ही सामने बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और कॉफी को अपने मुंह से लगाए आतिश को देखकर वो तीनों एकदम से अकड़ कर खड़े हो गए। बेचारे, जो तीनों अभी अभी किसी फते हुए सिपाही की तरह नाचते हुए आ रहे थे, अब उनकी हालत देखने लायक थी। उन्होंने जब अपनी नजरें घुमाकर सारे परिवार वालों की तरफ देखा तो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। तभी अथर्व ने पूछा, अरे भाई, आप यहाँ कब आए? आतिश ने अपनी पैनी नजरें उठाकर उसको ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर पूछा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? उसकी इस बात पर अथर्व एकदम से मुस्कुराना बंद हो गया और फिर थोड़ा पीछे होकर सर्वत्र और किया के साथ अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए सर झुकाकर खड़ा हो गया। जिसके बाद आतिश ने अपने हाथों में पकड़े हुए न्यूज़पेपर को सामने रखी कांच की टेबल पर रख दिया। डार्क ब्लैक कलर का कसावा टी शर्ट, डार्क ब्लैक कलर का डेनिम और नीचे ब्लैक शूज, हाथों में महंगी रोलेक्स की वॉच और माथे पर बिखरे हुए उसके बाल इस वक्त पीछे की तरफ एक पोनी में बंधे हुए थे। उसे और ज्यादा खतरनाक और बेहद हैंडसम चेहरे के साथ डोमिनेटिंग और अट्रैक्टिव ऑरा दे रहे थे। आतिश ने अगले ही पल अपने सामने खड़े अपने चाचा जी के तीनों बच्चों यानी कि अथर्व, सर्वत्र और किया से पूछा, तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुम तीनों में इतनी हिम्मत आ गई कि
उससे बिना पूछे तुम लोग पूरे 2 वीक के लिए मसूरी के ट्रिप पर निकल गए। क्या तुम में से किसी को ये नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए था? किससे पूछ कर गए थे तुम लोग? उसकी इस बात पर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ लाचारी भरी नजरों से देखा, और फिर जैसे ही उन्होंने अपने सर को ऊपर उठाकर सामने देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सामने सीढ़ियों के पास रूहानी और पलक खड़े होकर उनके ऊपर हंस रही थी। तभी अचानक सरवत्र ने कहा, वो भाई, हम बड़ी माँ के कहने पर गए थे, है ना बड़ी माँ? सरवत्र ने सामने खड़ी ऐश्वर्या जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो वो भी एकदम से हड़बड़ा गई। लेकिन जब उन्हें लगा कि वो फंसी हुई है तो उन्होंने अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहा, हाँ, हमने ही इजाजत दी थी इन्हें, तो अब क्या आज तुम मुझे यानी कि अपनी माँ को डांटोगे? हाँ बोलो। उनकी इस बात पर आतिश की नजरें फिर से छोटी हो गई और उसने अपने सर को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम भला आपको क्यों डांटेंगे? खैर जाने दीजिए। हाँ, तो तुम दोनों अथर्व और सर्वत्र, कल से तुम दोनों कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। इज दैट क्लियर? उन दोनों ने घबराते हुए कहा, जी जी भाई भाई, इट्स क्लियर इट्स क्लियर। उसके बाद वो सभी डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए, जहाँ वहाँ पर मौजूद 5 लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही थी, यानी कि रूहानी के दोस्तों और पलक के भाई बहनों में, जिसे देखकर सभी ने अपना सर हल्का सा हिला दिया। लेकिन तभी दादाजी के खांसने की आवाज आई, जैसे शायद वो कुछ बोलने की तैयारी कर रहे थे। अगले ही पल दादाजी ने कहा, तो आतिश, जैसा कि तुम्हें पता है, अब तुम 28 के होने वाले हो, जिसके चलते तुम्हें ये कंपनी ऑफिशियल तरीके से तभी मिलेगी जब तुम 28 उम्र तक शादी नहीं कर लेते। तो इसके चलते हमने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, जिसका नाम शनाया सिंघानिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। उनकी बात सुनकर घर के लोगों के साथ रूहानी भी हैरानी भरी नजरों से अब रघुवेंद्र जी को देखने लगी, सिवाय वीरेंद्र जी के, जो इस वक्त शांति से बैठे आतिश के कुछ रिएक्ट करने का वेट कर रहे थे। जबकि घर के सभी लोगों का तो शनाया का नाम सुनकर ही बुरा हाल था। लेकिन तभी आतिश ने जवाब दिया, ठीक है, जैसा आप चाहें, लेकिन शादी जल्दी फिक्स करिएगा, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आखिर क्यों आतिश ने शनाया के साथ शादी के लिए हाँ किया था? क्या वाकई में आतिश रूहानी को पसंद करता था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश शनाया से शादी के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर दादाजी के अलावा फैमिली के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब आगे। आतिश ने जब शनाया से शादी के लिए हाँ किया तो ये सुनते ही अथर्व ने कहा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। वो मुर्गी मेरे भाई से शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अथर्व ने इतना कहा ही था कि उसके बाजू में बैठी पलक ने अपने नाखूनों से उसके हाथ पर चिकोटी काटते हुए घूर कर देखा। वो दर्द से चिढ़ गया और वापस से रूहानी को घूरने लगा, जो इस वक्त उसके सामने बैठे उसे अपनी लाल लाल आंखों से देख रही थी। सर्वत्र ने भी अपनी आंखें बड़ी करके मेन डोर की तरफ देखते हुए कहा, ये सच है भाई, भाई सनाया से ही शादी करने वाले हैं। सुना नहीं क्या तुमने अभी उन्होंने क्या कहा था? सब लोगों की बातें सुनकर वीरेंद्र जी ने गुस्से के साथ कहा, अब बस भी करिए आप लोग। आज वो शादी के लिए मान गया है तो खुशी के बदले आप लोग इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। चलिए जाइए अपने अपने काम पर। और हाँ, आज से 2 दिन बाद यानी कि परसों आतिश और शनाया की सगाई है। उसके ठीक 4 दिन बाद उनकी शादी, यानी कि नेक्स्ट मंडे। वीरेंद्र जी ने सबकी तरफ घूर कर देखा और फिर वहां से उठकर अपने ऑफिस के लिए चले गए। उनकी बात सुनकर ऐश्वर्या जी और विभा जी विद्या जी की तरफ देखने लगी। कुछ देर के बाद विद्या जी भी वहां से चली गई। इन सभी में सबसे ज्यादा शौक में अगर कोई था तो वो था अरशद। जहाँ कुछ लोग सदमे में थे तो कुछ लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, और ऐसा हाल सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया का ही था। कुछ देर पहले रघुविंदर जी के कॉल आने के बाद से ही सिंघानिया मेंशन में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। शनाया ने खुशी से झूमते हुए कहा, वाह मॉम, आई एम सो हैप्पी। आखिर मेरी शादी इतने बड़े बिजनेसमैन और इतने हैंडसम लड़के से होने जा रही है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ये सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो भी हो मॉम, ये सिर्फ आप दोनों की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच मॉम, डैड एंड चियर्स। अपनी और आतिश की शादी की बात सुनकर सनाया इस वक्त खुशी से झूम रही थी और अपने ठीक सामने बैठे मॉम डैड को इस बात के लिए थैंक यू बोल रही थी, जो कि इस वक्त ड्रिंक करने में बिजी थे। जहां सिंघानिया मेंशन में इस वक्त खुशी छाई हुई थी, वहीं रानावत मेंशन में सब लोग गुस्से में बैठे दादाजी को घूर रहे थे, सिवाय रूहानी और आतिश को छोड़कर, जो कि वहां पर मौजूद ही नहीं थे। और इन सभी लोगों में से किसी की नजरें रघुवेंद्र जी को सबसे ज्यादा असहज बना रही थी। वो नजरें थी अरशद की। सब लोगों को इस तरह देखते हुए देखकर रघुवेंद्र जी ने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, क्या है, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? अरे मैंने भी तो अपने नालायक बेटे की शादी पक्की की है, जिसके लिए तुम सबको खुश होना चाहिए, लेकिन बदले में तुम सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे अभी खा जाओगे। रघुविंदर जी की बात सुनकर ऐश्वर्या जी ने कहा, लेकिन बाबा साहब आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना कि सनाया और उसकी फैमिली का क्या मकसद है, लेकिन फिर भी आपने उसकी शादी हमारे आतिश के साथ तय कर दी। उनकी बातों में फिक्र और गुस्सा दोनों ही झलक रहा था, जिसे सुनकर रघुविंदर जी ने जवाब दिया, अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, आप ही बताइए, हमारे लिए आतिश और सनाया की शादी को रोकना ज्यादा जरूरी था
या रूहानी को बचाना। हाँ, हम मानते हैं कि हम आप सब लोगों को अभी रूहानी के बारे में कुछ बता नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया है। लेकिन हम जल्द ही आपको इस सबके पीछे का कारण बताएंगे। आप लोगों को इंतजार करना होगा। और रही बात शनाया से शादी करने की, तो ये मत भूलिए कि हमने ये फैसला रूहानी के लिए ही लिया है। उनकी ये बात ऐश्वर्या जी और विभा जी अच्छी तरह से समझ गई थी, लेकिन बाकी के बच्चे और अरशद अभी भी कंफ्यूजन में उनकी तरफ देख रहे थे, जिन्होंने उनकी नजरों में छिपे सवाल को देखकर कहा, हमने महेश सिंघानिया से वादा किया था कि रूहानी की सेफ्टी के बदले वो हमसे कोई एक चीज मांग सकता है, सिवाय हमारी प्रॉपर्टी के। मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा था ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे मुझसे मांगने के लिए। लेकिन वो रवीना, वो हमसे भी बड़ी चालबाज निकली। उसने रूहानी के बदले हमसे शनाया और आतिश का हाथ मांग लिया, जिसे हम ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाए। और इस वक्त हमारे लिए रूहानी से बढ़कर कोई भी नहीं है। उनकी इस बात पर सब लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अपने पोते की फिक्र छोड़कर वो किसी दूसरी लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगले ही पल दादाजी ने कहा, इन सब बातों को छोड़िए और जाकर कल के लिए शॉपिंग कराइए, क्योंकि सगाई परसों ही है और इस सगाई में मीडिया वाले भी आएंगे, तो आप सब लोगों को थोड़ा अच्छे से बिहेव करना है। और हाँ, इस बारे में रोहिणी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रघुवेंद्र जी की बातें सुनकर सभी लोगों ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर एक एक करके वहां से चले गए। उनके जाते ही रघुवेंद्र जी ने परेशानी भरी नजरों से अपने बाजू में बैठी विद्या जी की तरफ देखा और फिर उनसे कहा, आप तो जानती है ना कि हम चाहकर भी सच्चाई कभी किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि अब भी हमें उस राज के दूसरे पर्दे का सच नहीं पता, जिसे सिर्फ हरी जानता है। लेकिन फिलहाल तो वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान जाने कब सब कुछ ठीक होगा। उनकी इस बात पर विद्या जी यानी कि दादी जी ने उनके कंधे को थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब आप सब कुछ महादेव पर छोड़ दीजिए, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। उनकी इस बात पर उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन वहीं रानावत मेंशन से 30 किलोमीटर दूर सेंट्रल मुंबई के बीचों बीच बने बहुमंजिला इमारत के आखिरी फ्लोर पर बने एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से कमरे में सिर्फ सिगार और स्मोक की खुशबू महकी हुई थी। आतिश अपनी चेयर के पीछे बने उस बड़े से ग्लास विंडो के पास बाहर देखते हुए न जाने किस सोच में डूबा था। उसके पैरों के पास 3 से 4 सिगरेट बुझे हुए पड़े थे, जिन्हें आतिश ने बड़ी ही बेदर्दी से मरोड़कर उन पर अपना गुस्सा उतारा था। तभी उस बड़े से कैबिन का दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी जल्दी से आतिश के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसे महसूस करके आतिश ने अपनी 2 उंगलियों को ऊपर उठाकर उसे बोलने का इशारा किया। उस आदमी ने आतिश से कहा, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया है। बिल्कुल आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें एकदम से सेट हो चुकी हैं। अब बस मंडे का इंतजार है, उसके बाद आपकी ही जीत होगी। और हाँ, परसों आपकी सगाई में शनाया सिंघानिया के साथ अरशद सर ने एक बार आपको फिर से ये बात याद दिलाने के लिए कही है। वेद यानी कि आतिश का बायां हाथ, जो उसका बिजनेस की दुनिया में पर्सनल असिस्टेंट था, लेकिन सभी चीजों में वो उसका बायां हाथ था। आतिश ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वेद। और रही बात तुम्हारे अरशद सर की, तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे सर मत बुलाया करो, वरना वो तुम्हारे सर पर बैठकर नाचेगा। और हाँ, परसों मेरी सगाई में अपनी फैमिली को लेकर आना। अभी तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। वेद आतिश की इस बात पर एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि आज शायद दूसरी बार था जब आतिश ने उसे खुद से कोई छुट्टी दी थी, वरना ऐसा तभी हुआ करता था जब आज से 2.5 साल पहले उसके डैड का बर्थडे था। लेकिन फिर इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए वेद वहां से निकल गया, क्योंकि अब वो एक और पल वहां पर रहकर अपनी छुट्टी को कैंसिल नहीं करवाना चाहता था। वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि आतिश का मूड मौसम से भी बदतर है, ना जाने वो कब बिगड़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। उधर दूसरी तरफ आतिश ने एक लंबी गहरी सांस भरकर अपनी शातिर निगाहों से अपने कैबिन की खिड़की से बाहर देखा और फिर खुद से ही कहा, गेट रेडी शनाया सिंघानिया, योर गेम इज ओवर एंड एज ऑलवेज आतिश इज द गेम चेंजर। और फिर इसी के साथ आतिश अपने हाथ में पकड़े सिगार का एक कश भरते हुए वहां से धीमे कदमों से बाहर की तरफ निकल गया। उसके चेहरे की शातिर मुस्कुराहट देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कोई ना कोई बड़ा ही खतरनाक प्लान चल रहा था। आखिर क्या था आतिश का प्लान? क्या शनाया से शादी के पीछे छुपी थी आतिश की कोई गहरी चाल? जानने के लिए सुनिए सीओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीओज डेडली लव। आतिश के साथ अपनी शादी की बात सुनकर शनाया खुश हो जाती है। दादाजी अपने परिवार वालों से कहते हैं कि रूहानी को बचाने के लिए आतिश और शनाया की शादी करवाना जरूरी था। अब आगे। अगले दिन सुबह से ही सिंघानिया मेंशन में मौजूद सारे सर्वेंट्स का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो ना जाने कौन कौन सी गालियां और बद्दुआएं शनाया को दे चुके थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि वो कोई कीड़े मकोड़े हों, जिन्हें अमीर इंसानों के लिए सिर्फ अपने पैरों के नीचे वाली जगह मिली हो। शनाया ने गुस्से से अपने सामने खड़े एक सर्वेंट के ऊपर गर्म कॉफी फेंकते हुए कहा, तुम पागल हो गया? तुम्हें समझ नहीं आता मैंने तुमसे ग्रीन टी मांगी थी, ना कि ब्लैक कॉफी। तुम क्या चाहते हो कि मैं आतिश के सामने काली नजर आऊं? तुम्हारी ब्लैक कॉफी पीकर जाओ, अभी के अभी से बदलकर ग्रीन टी लेकर आओ।
अगले ही पल रवीना सिंघानिया ने शनाया को इस तरह चिल्लाते हुए देखा तो कहा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बस 25 मिनट में यहाँ से निकलना है, और अगर तुम एक सेकंड भी लेट हुई तो ना जाने वो आतिश तुम्हारे साथ क्या करेगा। शायद तुम उसे अच्छे से जानती नहीं हो। वो अपनी बात और अपने टाइम का बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है, और उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद है जो उसकी बात न माने और अपनी चलाए। रूम में आती हुई रवीना ने जब सनाया को डांटा तो शनाया ने बड़े ही घमंड से अपने बालों को हवा में झटकते हुए जवाब दिया, आप चिंता मत करिए मॉम, मैं हुई ऐसी कि कोई भी बिना मुझे देखे रह नहीं सकता, और अगर एक बार किसी ने मुझे देख लिया ना तो वो चाहकर भी मुझसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा, समझिए आप। और रही बात मेरे तैयार होने की, वो तो मैं ऑलरेडी हूँ, बस कपड़े चेंज करने हैं। तो चलिए अब आप बाहर जाइए ताकि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ। आखिर आतिश को अपने रंग में जो रंगना है मुझे। इतना कहकर वो हंसने लगी तो उसकी माँ यानी कि रवीना सिंघानिया ने थोड़ा सीरियस होकर शनाया की तरफ देखा और कहा, एक बात का ये भी ध्यान रखना कि वहां पर पलक भी है, आतिश की बहन, उससे दूर ही रहना, और खास करके रूहानी से भी, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक इन दोनों से तुम्हें मुंह नहीं लगना है। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? अपनी बात कहने के बाद उन्होंने सवालिया नजरों से जब शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने बड़ी ही बेपरवाही से अपना सर हाँ में हिला दिया। रानावत मेंशन में ऐश्वर्या जी के कहने पर रूहानी ने पहले ही कैटरिंग वाले और डेकोरेशन वालों को एक दिन पहले बुला लिया था, ताकि अगले दिन हो रही द ग्रेट बिजनेस टाइकून आतिश रानावत की सगाई में कोई कमी न रह जाए। आज जैसा कि पहले ही सभी ने तय किया हुआ था कि सगाई की शॉपिंग पर सिर्फ बच्चों को ही जाने के लिए कहा जाए, तो ठीक वैसा ही हुआ। सब बच्चे शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। रूहानी सीधा सर्वत्र और अथर वाली कार में बैठ गई, जहाँ पहले से ही पलक बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। रेड मीट मॉल मुंबई का सबसे बड़ा और महंगा मॉल था, जिसे रानावत ने आज से 2 साल पहले बनवाया था। सभी की गाड़ियां जैसे ही एंट्रेंस पर जाकर रुकी, वैसे ही उनके बॉडीगार्ड्स ने उन्हें जल्दी से बाहर निकालकर चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उन सभी में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे आखिर में रूहानी भगवान को याद करते हुए आतिश के साथ अंदर जा रही थी, जबकि सब लोग आगे की तरफ थे। कुछ देर के बाद जब वो लोग अंदर पहुंचे तो वहां पर पहुंचते ही एक लड़की ने आकर जल्दी से आतिश को अपने गले से लगा लिया। इस एक्शन को अचानक से देखकर सब लोगों ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि वो जानते थे कि आतिश को अपने 10 फीट की दूरी में भी कोई लड़की बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो उसके 1 फीट भी दूर नहीं थी। वहीं आतिश का चेहरा गुस्से में दहकने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जो साफ साफ बता रही थी कि वो कितनी बुरी तरह से गुस्से में था। उसने अपनी जलती हुई निगाहों से उस लड़की को देखा और फिर बड़ी ही बेरहमी से उसके बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे उस लड़की की आंखें दर्द की वजह से बंद हो गई, और अगले ही पल वो एक जोरदार आवाज के साथ नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। जोर से जमीन पर मुंह के बल गिरने की वजह से उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा था, और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। आतिश अभी तक उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। वहीं उसके इस तरह के व्यवहार से सर्वत्र अथर्व और पलक भी घबराए हुए खड़े थे। रूहानी ने अपने बाजू में खड़े अरशद के हाथों को कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि आतिश का बिहेवियर देखकर वो पूरी तरह से घबरा गई थी। जमीन पर पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद शनाया सिंघानिया थी, जो इस वक्त डर और दर्द की वजह से रोने लगी थी। उसने आतिश को देखकर रोते हुए जितना मासूम वो बन सकती थी उतना मासूम बनकर कहा, ये क्या तरीका है आतिश? उसने इतना कहा ही था कि आतिश ने जोर से चिल्लाकर कहा, आतिश नहीं, मिस्टर रानावत, समझी? उसके इस तरह बोलने पर रूहानी एकदम से डर गई, जिसे देखकर आतिश ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लिया और अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करने लगा। आतिश के गुस्से में इतनी तेज आवाज में चिल्लाने की वजह से शनाया कांप गई थी। अब उसे लग रहा था कि आखिर उसने उसे गले लगाया ही क्यों। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज इतने सारे लोगों के बीच उसकी बेइज्जती नहीं होती, और खासकर रूहानी के सामने। उसने डर के मारे अपनी बात को वापस से रिपीट करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तो क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे? मैंने तो बस तुम्हें गले ही लगाया था, उसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरशद ने मन ही मन कहा, पागल औरत, उस लड़की, तुम्हारा आतिश को गले लगाना मतलब आग को गले लगाना है, और ये आग तुमसे तो बिल्कुल नहीं हैंडल होने वाली। रूहानी इस वक्त आतिश का चेहरा देखकर इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो अपनी नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। तभी आतिश ने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, लेकिन अभी तक हुई नहीं हो, तो अपनी हरकतों को ना अपने अंदर ही दबा कर रखो, वरना मैं तुम्हें जमीन के अंदर दबा दूंगा, समझी? इतना कहकर वो वहां से सीधा अंदर की तरफ चला गया। उसके वहां से जाते ही धीरे धीरे करके सर्वत्र अथर्व, पलक और रूहानी भी अरशद के साथ उसके पीछे निकल गए। रूहानी को ये बात आज भी याद थी कि कैसे सनाया ने एक बार उसके ऊपर गर्म कॉफी फेंकी थी, और जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाई थी। तब से उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो इस लड़की के पास बिल्कुल नहीं जाएगी, भले ही वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। शनाया बस अपनी बेइज्जती हो जाने के बावजूद एक टक आतिश को अपनी लश्ट भरी नजरों से घूरे जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर खड़े एक बॉडीगार्ड ने उसके पास आकर कहा, मैम, बॉस ने क्रेडिट कार्ड दिया है, उन्होंने कहा है कि आपको जो भी पसंद आए आप खरीद सकती हैं। क्या केवल पैसों के लिए शनाया करेगी आतिश के साथ शादी? क्या थी शनाया की आतिश के साथ शादी करने की असली वजह? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव।
आतिश मॉल में शादी की शॉपिंग करने जाता है जहां उसकी मुलाकात शनाया सिंघानिया से होती है। लेकिन आतिश शनाया से ठीक से बात नहीं करता। अब आगे। आतिश शनाया की आंखों में चमक और लालच छोड़ गया था, जो बस एक टक अपने हाथ में पकड़े उस क्रेडिट कार्ड को देख रही थी जिसकी लिमिट 15 लाख तक थी। उसे लगा कि जरूर आतिश कुछ देर पहले अपने किए गए बर्ताव की वजह से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, तभी तो उसने अपने क्रेडिट कार्ड उसे दिया था। आखिर वो सच में इतनी खूबसूरत थी कि आतिश ने उसे नोटिस किया। तभी पलक के फोन पर किसी का कॉल आ गया। ये लो, मम्मा का कॉल आ गया। जरूर कोई ऑर्डर देना होगा जो वो भूल गई होंगी। खैर, तुम लोग बाकी की चीजें पैक करवाओ, तब तक मैं बात करके आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से बाहर की तरफ चली गई। उसके जाते ही रूहानी ने एक खूबसूरत सा लहंगा लिया और फिर जल्दी से पैक करवाते हुए वो सीधा उस शॉप से बाहर आ गई जहां पर पलक बड़बड़ाते हुए सामने से आ रही थी और उसके पीछे बाकी के सब लोग भी थे, सिवाय आतिश के, जो शायद सबसे पीछे देवा के साथ कुछ बातें करने में बिजी था। जैसे ही सब रूहानी के पास आए, वैसे ही पलक ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें अभी एंगेजमेंट रिंग भी लेनी है। मॉम ने कहा है भाई और शनाया खुद ही एक साथ जाकर ले ले। पलक ने इशारा करके अपनी तरफ आती हुई सनाया को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, तो रूहानी ने अपना सर नामे हिला दिया और फिर वहां से शनाया के पास जाकर बोली, दीदी, मम्मी और आंटी ने कहा है कि आप मिस्टर रानावत के साथ जाकर अपनी सगाई की रिंग ले लीजिए। उसने इतने प्यार से कहा था कि किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी पिघल जाए, लेकिन शनाया का नहीं। उसने बड़े ही घमंड से सबके सामने उसे तेज आवाज में डांटते हुए कहा, मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ? या फिर तुम ये सोच रही हो कि मॉम ने सिर्फ तुम्हें इस बारे में बताया, ना कि मुझे? जबकि सगाई कल मेरी है, तो अपनी ये मासूमियत का नाटक ना मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर है, समझी तुम? जाओ यहाँ से, और मेरे सामने भी मत आना। और हाँ, मेरे आते से दूर रहना, वरना मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। चलो निकलो यहाँ से। उसने लगभग रूहानी को धक्का देते हुए कहा तो रूहानी खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे की तरफ गिरने लगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया है। रूहानी ने अपनी आंखों को उठाकर जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसके डर और परेशानी वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत सामने खड़े लड़के को गले से लगा लिया, जिसे देखकर जो लोग अभी कुछ देर पहले रूहानी के नीचे गिरने पर डर गए थे, उन्होंने एक चैन की सांस ली। जिस लड़के ने रूहानी को गिरने से बचाया था उसने बड़े ही प्यार से पूछा, बेबी आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? उस लड़के ने रूहानी को अपने गले से लगाने के बाद उसको गोल गोल घुमाते हुए देखकर पूछा, जिसकी वजह से पलक का मुंह बन गया। तो वहीं रूहानी ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे भी आपने बचा लिया ना मुझे। रूहानी की बात सुनकर उस लड़के ने गुस्से से एक बार शनाया को देखा। शनाया उसे इग्नोर करते हुए आतिश के पास जाकर बोली, चलो ना, हम अपनी एंगेजमेंट रिंग देखकर आते हैं। उसकी इस बात पर आतिश ने उसे बड़े ही बेरुखी के साथ घूर कर देखा और फिर एक बार अपने सामने खड़े उस लड़के यानी कि अर्नव को, जो अब भी उसे ही घूरे जा रहा था। अरशद ने जब उन दोनों को एक दूसरे को ऐसे घूरते हुए देखा तो अपना सर नामे हिलाते हुए जाकर उस लड़के के गले से लग गया, जिससे उस लड़के का ध्यान आतिश से हटकर उसके ऊपर आ गया और उसने भी मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया। अरशद ने उससे पूछा, क्या बात है यार, इतने दिनों के बाद दिखाए तो मुझे? उसकी बात पर अर्नव ने उसके गले को पकड़कर जोर से दबाते हुए कहा, पहले तो मेरे सामने से हटो, और दूसरी बात ये कि थोड़े बादाम खाया करो, याददाश्त ठीक रहेगी। अभी एक वीक पहले तो तुमसे मीटिंग में मिला था मैं, लंदन जाने से पहले। वैसे इस तानाशाह का क्या दिमाग खराब हो गया है, जो इस डायन से शादी करने के लिए राजी हुआ है? और तुमने उसे कुछ कहा नहीं? वो मुझे ऐसे खा जाने वाली नजरों से क्यों घूर रही थी? अब मैंने क्या कर दिया यार? रूहानी डरी सहमी अपना सर झुकाई खड़ी थी। आतिश कब से उसे अपनी लाल लाल गुस्से वाली आंखों से घूरे जा रहा था, खास करके रूहानी के हाथों को, जिससे उसने अर्नब को गले लगाया था। अर्नब ने जब ये नजारा देखा तो अरशद ने उसे कहा, अरे ये तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, लगा ना झटका? मुझे भी लगा था, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ। पर क्या करूँ यार, वो मेरी भाभी नहीं बन पाएगी ना। उसकी इस बात पर अर्नब ने कहा, हाँ यार, काश इस तानाशाह ने मेरी रूहानी को पसंद किया होता, तो मैं पूरी मुंबई क्या पूरे इंडिया को हिला देता, इनकी शादी ऐसी करवाता कि सब लोग देखते रह जाते। अरशद ने हैरान होते हुए पूछा, क्या? इसका मतलब तू रूहानी को पसंद नहीं करता? देख, मुझे सच बताना, अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऑफ कोर्स पसंद करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ, और मैं उसे पसंद क्यों नहीं करूंगा? एक मिनट, तुम क्या सोच रहे हो? तुम पागल हो क्या? वो मेरी बहन जैसी है, इनफैक्ट बहन जैसी नहीं है, वो मेरे लिए मेरी बहन से भी बढ़कर है। अर्नब की बात पर अरशद की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत लपक कर अर्नब को अपने गले से लगा लिया और फिर धीरे से उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अर्नब भी मुस्कुराने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद सीधा रूहानी के बाजू में आकर खड़े हो गए, जिससे आतिश और ज्यादा चिढ़ गया। अर्नब को रूहानी के बगल में देखकर पलक का मन कर रहा था कि वो सीधा जाकर अर्नब का मुंह तोड़ दे, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। तभी अचानक से शनाया ने वहां आकर आतिश से पूछा, बेबी, ये रिंग कैसी है? शनाया ने आतिश को अपने हाथ में पकड़ी हुई एक 50 लाख की रिंग दिखाते हुए कहा। तो पहले आतिश ने उसे घूर कर देखा और फिर अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लाकर कहा, तुम अब रानावत परिवार की बहू बनने वाली हो, तो इस रिंग को नहीं बल्कि इस रिंग को लो, समझी? उसने शनाया के हाथ से उस रिंग को वापस लेते हुए एक 80 लाख की रिंग उसके हाथ में अपनी पैंट की पॉकेट से निकाल कर पकड़ा दी, जिसे ना तो वो ही और ना ही वहां मौजूद किसी ने उसे ऐसा करते हुए देखा। जहां सबका मुंह बन गया था आतिश के इस बिहेवियर से, वहीं शनाया ने बड़े ही घमंड से वहां खड़े लोगों को देखा,
लेकिन इन सबसे दूर आतिश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जिसे कोई नोटिस नहीं कर पाया था। जैसे ही सबकी शॉपिंग खत्म हुई, वैसे ही रूहानी ने अर्नब के पास जाकर कहा, मुझे भूख लगी है, मैं रेस्टोरेंट में ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही हूँ, आप आराम से आ जाना। इतना कहकर उसने अर्नब को एक आंख मार दी, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिया क्योंकि वो रूहानी की बातों के मतलब को अच्छी तरह से समझ चुका था। लेकिन वहीं आतिश के चेहरे का रंग एक बार फिर से काला होने लगा। उसको इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद भी नहीं जानता था। उसका मन सिर्फ एक बार अपने हाथों से अर्नब को मारने का कर रहा था। इन सब में पलक अपने आप में मस्ती से सबसे पीछे चली आ रही थी क्योंकि इस वक्त रूहानी को आजू बाजू से अथर्वा, सरवत्र और किया ने घेर रखा था, जिसकी वजह से वो अभी रूहानी के पास नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने साथ चल रही किया पर पड़ी, अगले ही पल पलक ने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया। जैसे ही पलक ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए, वैसे ही किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधा जाकर दीवार से लग गई। लेकिन अचानक खींचे जाने पर उसका टॉप आगे से पूरी तरह से फट चुका था। आखिर कौन था अर्नव और किसने पलक को अपनी तरफ पकड़कर खींचा था? क्या थी आतिश की चाल? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।